पश्चिमी देशों का पिट्ठू पत्रकार मिमिया रहा था। वाई ब्रिक्स, ब्रिक्स की क्या ज़रूरत है? और उसके बाद गरजा भारत। एस जयशंकर जी ने जब मुंह खोला तो उधड़ गए सारे G7 देश। जेब में रखो अपनी मेंबरशिप, नहीं चाहिए। भारत गरजा तो कांप गए पूरे G7 देश। स्विट्जरलैंड में चल रहा था जेनेवा कन्वेंशन और वहां पर बार बार उंगली की गई भारत पर कि क्या ही जरूरत है ब्रिक्स की। तब एस जयशंकर जी ने मुंह खोला और ऐसा खोला कि अपमानित हो गए सारे G7 देश, यानी कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट अलोंग विद यूरोपियन यूनियन, जो ना सिर्फ भारत को एंट्री देना चाहते बल्कि उन्हें मिर्ची भी लगती है अगर भारत ओपोजिट पार्टी के ग्रुप को ज्वाइन कर ले, यानी कि ब्रिक्स का हिस्सा बन जाए। तो जब फ्रांसीसी पत्रकार ने पूछा वाई ब्रिक्स, उसके बाद एस जयशंकर जी ने ऐसी उधेड़ी कि अगली बार यह सवाल पूछ नहीं पाएगा पश्चिमी देश का कोई भी पत्रकार। G7 देश हमेशा धौंस दिखाते हैं उन कंट्रीज पर जिन्हें वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े और पावरफुल देशों में से 7 जिन्हें G7 कहा जाता है, ये सारे देश मिलकर ग्लोबल इकोनॉमी का लगभग 40% हिस्सा कवर करते हैं। अब सोचिए, जब इतने पावरफुल देश एक साथ आएंगे तो उनका असर कितना बड़ा होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह G7 देश इस ताकत का सही इस्तेमाल करते हैं? असल में कई बार ऐसा देखा गया है कि यह देश अपनी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर का इस्तेमाल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और ब्रिक्स देशों पर दबाव बनाने के लिए करते हैं। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। तो दोस्तों, पहला कारण है विकासशील देशों पर, डेवलपिंग कंट्रीज पर इकोनॉमिक कंट्रोल, यानी कि आर्थिक नियंत्रण। G7 देश अक्सर अपनी इकोनॉमिक पावर का यूज करके डेवलपिंग नेशंस को अपनी कंडीशंस पर इकोनॉमिक लोन लेने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में उनकी बड़ी हिस्सेदारी है। तो जब भी कोई देश इन इंस्टीट्यूशंस से लोन लेने जाता है तो उनको G7 देशों की कंडीशंस को मानना पड़ता है। यह कंडीशंस अक्सर इन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत ही कठिन होती हैं और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास में रुकावट डालती हैं। दूसरा तरीका जो इस्तेमाल करते हैं ये ट्रेड सेक्शंस और रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज। G7 देश अपने ट्रेड पॉलिसी, व्यापार की जो नीति होती है, उनको अपने हिसाब से ढालते हैं और कई बार ऐसे कानून लाते हैं जो दूसरे देशों के व्यापार को पूरे तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने रसिया पर कई तरीके के फाइनेंशियल इकोनॉमिक सेक्शंस लगाए हुए हैं, जिससे रसिया की जो अर्थव्यवस्था है उस पर गहरा असर पड़ता है। इसी तरह चाइना के खिलाफ भी ट्रेड वॉर का इस्तेमाल किया गया ताकि चीन की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी पर रोक लगाई जा सके। तीसरा तरीका पॉलिटिकल प्रेशर और इंटरवेंशन। G7 देश अपने पॉलिटिकल पावर का यूज करके दूसरे देशों की सरकारों को अपने हिसाब से चलाने के लिए मजबूर करते हैं। G7 देश ब्रिक्स देशों को ग्लोबल मंचों पर भी चैलेंज देते हैं, चुनौती देते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। दूसरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में भी G7 देशों का एक दूसरे को सपोर्ट करना और ब्रिक्स देशों के प्रपोजल को फेल करने की कोशिश करना, यह साफ दिखाता है कि वह नहीं चाहते कि ब्रिक्स देश भी उतने ही ताकतवर हो जाएं जितना G7 देश है। इसीलिए जयशंकर जी कहते हैं कि जब G7 हो सकता है, G20 हो सकता है, तो ब्रिक्स क्यों नहीं हो सकता? और ब्रिक्स है तो आपकी आंखों की किरकिरी क्यों बना हुआ है? भारत जो कि ब्रिक्स का हिस्सा है, अक्सर G7 देशों के इस दबाव का सामना डट कर करता है। भारत के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित की रक्षा करना और अपनी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर जब G7 देश अपनी पॉलिसीज के, अपनी नीतियों के जरिए भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जान लीजिए कि क्यों G7 देशों को पसंद नहीं है ब्रिक्स जैसे बड़े ग्रुप। G7 देशों में जो कंट्रीज हैं वो हमेशा चाहती हैं कि ग्लोबल पावर, वैश्विक
ताकत का केंद्र उन्हीं के हाथ में हो। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन उन्हें नहीं पसंद। G7 देशों को ये पसंद नहीं है कि ग्लोबल पावर पर वितरण हो जाए, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर हर देश इक्वल पावरफुल हो जाए। यह वो नहीं चाहते। वो ऐसा सोचते हैं कि दुनिया तभी सही चलेगी जब उनके नज़रिए से दुनिया को देखा जाए और उनके हाथों में ही कमान हो। यह सबसे बड़ी गलती है उनकी, जो सीधा सीधा ये चाहते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था और पॉलिटिक्स पर उनका ही कंट्रोल हो। दिक्कत यह है कि ब्रिक्स जो है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और भी देश हैं इस ग्रुप में। ये बहुत ही तेजी से एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक ग्रुप बनता जा रहा है। पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है ये सारे देश। ये धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इनकी बढ़त को देखकर खतरा महसूस कर रहा है G7 देश। इसीलिए ब्रिक्स से नफरत करते हैं ये देश। उसके अलावा ब्रिक्स देश अब डॉलर की बजाय अपनी खुद की करेंसी में ट्रेड को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। डी डॉलराइजेशन जिसे कहा गया है, जिससे अमेरिका का डॉलर वीक होगा और अमेरिका का डॉलर वीक हुआ तो G7 भी वीक हो जाएगा। पॉलिटिकली और मिलिट्री गठजोड़ रसिया, चाइना ये सब एकदम काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से कर रहे हैं। साथ में भारत भी रसिया से अपने अच्छे संबंध बना रहा है और सबसे बड़ी चीज़, अब दुनिया के विकासशील देशों के लिए आवाज़ बन चुका है ब्रिक्स। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में कैसे ब्रिक्स G7 देशों को पछाड़ देता है। ब्रिक्स ताकतवर तो बहुत हो चुका है और G7 धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। देखना यह है कि ब्रिक्स G7 को कब सरपास करके आगे निकलेगा। क्या लगता है आपको दोस्तों, कब ब्रिक्स G7 से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा? 2030 तक, 2040 तक या फिर 2050 तक वेट करना होगा? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।